हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग मेटलर्जी सेक्शन को देखे थे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेटलर्जी के बाद मेटलर्जी में कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे हुए थे कि हम लोग सेकेंड प्रोसेस यानी कि सेपरेशन मेथड में पहुँच चुके थे। अब हम लोग को क्या है, दो प्रोसेस और है रिडक्शन टेक्निक में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है, दो प्रोसेस में ये बढ़ जाता है यानी कि ऑक्साइड्स फॉर्म करना, यानी कि मेटल्स को किस में बदलना, मेटल ऑक्साइड्स में, इम्प्योरिटीज़ को। तो वहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं जिसका नाम है कैल्सिनेशन और दूसरा का नाम है रोस्टिंग। क्या नाम है? रोस्टिंग। ठीक है, निस्तापन और इसको बोलते हैं भर्जन। तो दो प्रोसेस है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, या होता क्या, अलग अलग भी क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। निस्तापन और रोस्टिंग क्या होता है? निस्तापन में क्या करते हैं, जो अयस्क होता है या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं सांद्रित ओर, सांद्रित अयस्क जो है, जिसका कंसंट्रेटेड ओर जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को उच्च ताप पर, उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग अलग अलग क्यों करते हैं? तो कैल्सिनेशन जनरली प्रिफर किया जाता है उसके लिए जहाँ पर एयर ना हो, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन पहले से, क्योंकि इसमें जनरली उसके लिए प्रिफर किया जाता है जिसमें कार्बोनेट हो या ऑक्साइड हो। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन मौजूद होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ एयर कह सकते हैं या फिर माइन्यूट सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, जब हम कम वायु में या फिर निम्न आयु में या फिर बिल्कुल जीरो आयु में वायु में करेंगे अगर हम यहाँ पर प्रोसेस कन्वर्जन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निस्तापन। सेकेंड पॉइंट है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर। The ore contains impurities as carbonate or oxide. We use the process of calcination. ठीक है, for example, we use calcination for extraction of iron, zinc, magnesium. इन सब के करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैल्सिनेशन। नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग मतलब भर्जन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पकाना, रोस्ट करते हैं ना, जैसे पनीर को रोस्ट करते हैं या चिकन को रोस्ट करते हैं, तो देखो कि बाहर में रहता है, उससे याद रखेंगे कि बाहर में ऑक्सीजन रहता है ना, उसी से याद रखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर क्या करते हैं, सेम चीज़ को लिख सकते हैं इसमें कि सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क मतलब कंसंट्रेटेड ओर, क्योंकि एक प्रोसेस हम लोग जान चुके हैं कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड ओर को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात, पॉइंट्स क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं एयर। इस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कब करेंगे? जब ये क्लोज कंटेनर होगा। तो ये प्रोसेस में एक और चीज लिख सकते हैं कि ये किस में होता है, क्लोज कंटेनर में होता है। और दूसरा पॉइंट है, इट इज जनरली यूज्ड फॉर, ये मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है, जनरली यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फोनेट ओर या सल्फाइड ओर। सल्फर वाले इम्प्योरिटी अगर जिसमें मौजूद होते हैं उसमें यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड, यह उपयोग में लाया जाता है किसके? इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के जो ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2, CuFeS2,
तो इसमें क्या आ गया, सल्फोनेट और सल्फर और आ गया, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 मार्क्स में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से एक आएगा। और 4 मार्क्स में क्या आएगा, आ सकता है कंपैरिजन बिटवीन कैल्सिनेशन एंड द रोस्टिंग। किसके लिए उपयोग होता है, किस ओर के लिए हो जाता है, तो यहाँ ओर में आप लिख लेंगे हेमाटाइट। हेमाटाइट जनरली यूज होता है निष्कर्षण करने के लिए, तो वहाँ पे यूज होता है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन, यानी कि धातु का अपचयन होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोस्टेड ओर था या फिर कैल्सिनेटेड ओर, दोनों में से कोई हो सकता है, और अगर होगा, इस प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, इसमें क्या होती, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो अभी भी गर्म करने के बाद भी गला नहीं होता है, मतलब गलता नहीं है। तो उसके बाद हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है स्मेल्टिंग। ये भी आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। स्मेल्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं प्रगलन। प्रगलन में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है गालक, या इसको कह सकते हैं फ्लक्स। ये गालक क्या होता है, गालक अशुद्धियों को गलाने का काम करता है। जो अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर जो अयस्क होगा, अगर वो एसिडिक है, तो हम उसमें क्षारीय गालक मिलाएंगे, यानी कि एसिड वाला किससे मिलेगा, क्षार वाला के साथ, यानी कि बेस के साथ, बेस फ्लक्स के साथ। और अगर इधर बेस है तो हम यूज़ करेंगे एसिड फ्लक्स। क्या यूज़ करेंगे, एसिड फ्लक्स। जैसे कैल्शियम अगर मौजूद है, कैल्शियम अगर इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद है, तो हम SiO2 को, कैल्शियम क्या ही बनाएगा, कैल्शियम क्या कंपाउंड बनाता है, तो कैल्शियम कंपाउंड बनाता है किस चीज़ का, तो मेटल्स जनरली रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जनरली क्या फॉर्म करते हैं, मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं बताइए, तो मेटल्स फॉर्म करते हैं क्या, जैसे कैल्शियम, जैसे आप क्या करते हैं, H2SO4 सुने होंगे, हाइड्रोजन, उसके बाद आगे आपको क्या, Na2SO4, सल्फेट, ये सब जो दिख रहे हैं, तो ये सब जनरली क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर कैल्शियम है, तो जैसे अब मान लीजिए कि नॉन मेटल्स मिलकर क्या बनाएंगे, तो H मिलकर क्या बनाता है, HCl। ये क्या है, नॉन मेटल एसिड बना रहा है। तो नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं, एसिड, और मेटल मिलके क्या बनाते हैं, मेटल क्या मिलके बनाते हैं, बेस। मेटल जनरली धातु अभिक्रिया करके पानी के साथ क्या बनाते हैं, जनरली क्या होता है, क्षार का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, क्षार का, तो इसके साथ गालक क्या हो जाएगा, एसिडिक गालक यूज़ करेंगे। कैसे एसिड हो गया, तो नॉन मेटल अगर किसी के साथ ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक। तो ये अगर मेटल है तो ये क्या हो जाए, ये क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या बनाएगा, बेस, और ये क्या बनाएगा, एसिड। दोनों मिलकर क्या बनाए, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट। तो ये जो कंबाइंड हो गया, ये जब कंबाइंड होकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट, तो इसे हम कहते हैं स्लैग। तो ये इम्प्योरिटी बनकर बाहर हो जाता है, ये इम्प्योरिटी बनकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, गालक। क्या कहते हैं, गालक। उसी तरह बन जाएगा किसके साथ, Fe के साथ मिलकर भी क्या बनाएगा, FeO के साथ अगर मिलेगा तो उसके साथ भी क्या बनाएगा, गालक बनाएगा। तो ये गालक का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें था CuFeS2 में, तो लास्ट में क्या आएगा, FeO, और इसके साथ फिर क्या, SiO2 कंबाइंड होकर क्या बना जाएगा, FeSiO3, फेरिक सल्फेट, फेरिक सिलिकेट। तो ये भी बनता है। तो ये तरह से क्या हो सकता है, एक गालक होते हैं जो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह की इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो 2 हमारे सिलेबस में है, एक कॉपर का है और एक दूसरा आयरन का है। तो देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान रिएक्शन है, बिल्कुल याद कर लेंगे। मैं लिख के रखा हूँ, आपको आसानी हो जाएगा करके। बिल्कुल आसान है, कोई रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, ईजिली हो जाएगा। मकसद है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना। किसको एक्सट्रैक्ट करना, कॉपर को। चलिए, तो सबसे पहले इसका ओर क्या होता है, तो इसके ओर को देख लीजिए। इसका ओर क्या दिख रहा है आपको, इसका ओर दिख रहा है CuFeS2। क्या दिख रहा है, CuFeS2, क्यूप्रस पायराइट, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट।
ठीक है, ठीक है। अब ये कॉपर पायराइट सल्फर का और आ गया, तो सल्फर मतलब मैं शुरू में ही बताया था जिसमें पायराइट आया मतलब सल्फर। अब सल्फर है तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कंसंट्रेशन करना, सफाई करना। तो कंसंट्रेशन प्रोसेस किस मेथड से किया जाए, तो हम लोग पढ़े थे 4 मेथड पढ़े थे, लेकिन एक चीज़ बोले थे कि जिसके अंदर क्या हो, सल्फर और हो, सल्फोनेट और हो या सल्फाइड और हो, तो उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कौन सा, फेन पल्लवन विधि, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कौन सा मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या करते हैं, पानी लिए, उसमें इम्प्योरिटीज डालें, उसके बाद उसमें पाइन ऑयल डालते हैं। ये प्रोसेस लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। झाग के साथ ऊपर आ जाता है मेटल और बाकी अशुद्धियां जाके नीचे बैठ जाती हैं। तो एसिड को रिएक्ट करके फिर वापस से झाग को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। पढ़ चुके हैं फेन पल्लवन विधि। नहीं, अगर आप लोग अगर इसी को पहला लेक्चर देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, तो आपको फेन पल्लवन विधि पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्साइड्स में कन्वर्जन होता है, तो वो कौन प्रोसेस है, वर्जन। वर्जन यानी कि यहाँ पर जो हम लोग मेथड यूज करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन यूज होता है कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर के लिए, तो यहाँ पर सल्फाइड ओर है, इस कारण से यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मेथड जो है वो रोस्टिंग कैसे किस में यूज करते हैं, तो एक परावर्तनीय रिफ्लेक्टिंग चैम्बर, यानी कि एक चैम्बर में यूज करते हैं जिसको परावर्तक रिफ्लेक्टर बोलते हैं, जहां लाइट मतलब हीट क्या हो बाहर ना जाके, जैसे ब्लास्ट फर्नेस होता है उसी तरह से। और इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है उसको देखिए। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन होता है, जो सल्फर मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यह एक प्रदूषक है ना, SO2 क्या है, एक प्रदूषक, याद रखिएगा SO2। उसी तरह आर्सेनिक इम्प्योरिटीज भी मौजूद होते हैं इसके अंदर, वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड। अब ये देखो, ये जो ऑक्साइड बन रहा है ये जनरली गैस के फॉर्म में रहता है और वापस भट्टी से वो क्या होगा, उड़ के बाहर निकल गया। तो सबसे पहला रोस्टिंग प्रोसेस में ही कई इम्प्योरिटीज गैस बनकर क्या हो रही हैं, बाहर हो जा रही हैं। आर्सेनिक भी बाहर हो गया। अब आते हैं हम ओर में, तो ओर क्या है, CuFeS2। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, तो देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कैसे याद रखना है, इस ओर को बस याद रखना है आपको, CuFeS2। तो एक Cu कंबाइंड हो गया S के साथ और एक Fe कंबाइंड हो गया S के साथ, तो देखो Cu2S FeS, ठीक है, Cu2S और FeS, और साथ में क्या निकल गया, SO2 गैस बन के। उसी तरह जो बचा हुआ FeS है, जो यहाँ पर FeS निकला, यही FeS कुछ नहीं करना है, एक बार इसको रिएक्ट ऑक्साइड करना। अब देखो ये अलग हुआ Cu2S और FeS, तो ये फिर ऑक्साइड होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या, अब ऑक्सीजन नहीं है, क्या अभी भी वहां पर क्या हो रहा है, मौजूद है गैस। तो ये फिर वापस से किसका निर्माण करेंगे, ऑक्साइड करेंगे। तो अगेन देखिए क्या हो रहा है कि Cu2S जब कंबाइंड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सेपरेट कॉपर निकल रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड, और साथ में फिर SO2 बन के गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह FeS फिर ऑक्साइड, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरेगा। ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सेम प्रोसेस देखो, Cu2S फिर ऑक्साइड से हुआ, फिर FeS भी ऑक्सीजन से हुआ, और ये क्या बनाया, FeO और Cu2O, और यहाँ जाके हमारा प्रोसेस खत्म होता है, क्योंकि सारे चीज किस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड में। तो हम लोग पढ़े थे ना, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो देखो सारे चीज किस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड्स में, काम हो गया हमारा। अब इस ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो नेक्स्ट टेक्निक क्या है, रिडक्शन, या फिर इसको हम कह सकते हैं अपचयन। अब अपचयन में क्या होता है, देखो यहां से क्या निकला, Cu2O, और जो बचा हुआ FeS है उसके साथ कंबाइंड होकर क्या बना, Cu2S और FeO, ठीक है। और जो FeO है, अब देखो यहां पर आयरन, ये एक इम्प्योरिटीज बचा जिसको गल नहीं पाया, ये अभी भी इम्प्योरिटीज गैस बन के उड़ नहीं पाया। जो गैस बन के उड़ नहीं पाया, तो यानी कि अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रगलन करना पड़ेगा, यानी कि स्मेल्टिंग, यानी कि उसमें कुछ ऐसा मिलाना पड़ेगा जिससे वो क्या होगा, उससे कंबाइंड होकर वो अलग हो जाएगा, यानी कि उसका वेट अलग आएगा। अब देखिए यहाँ पर FeO है, FeO क्या बनाएगा, तो मेटल्स जनरली ऑक्सीजन या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। उसमें तो क्या मिलाएंगे हम, एसिडिक। तो ये एसिडिक क्या हो गया, SiO2 गालक मिला लिए हम लोग, फ्लक्स मिला लिए। अब ये पूछोगे SiO2 कहाँ आया, तो ये सिलिका है, बालू, रेत। तो रेत को क्या करते हैं कि जो परिवर्तक होता है उसके चारों तरफ किससे लगा देते हैं, उसमें रेत से पैक कर देते हैं। अब ये रेत कंबाइंड होके क्या बना लिया, FiSO3, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। स्लैग मतलब धातु मल,
क्या कहते हैं, धातुमल। और ये धातुमल आके ऊपर क्या हो गया, बैठ गया, हल्का होता है किससे, मेटल से। अब ऊपर आके बैठ गया और उसके नीचे जो प्रोसेस होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो परावर्तक में पहुंचे हैं हम लोग, अब बचा है हमारे पास क्या, Cu2O, और क्या बचा है हमारे पास, Cu2S। दो चीजें हैं। अब इससे हमको क्या निकालना है, कॉपर। अब इसमें देखो Cu2O है और Cu2S है, तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि सल्फर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑक्सीजन से जब कंबाइंड होगा तो अपने आप क्या होगा, जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो सल्फर SO2 के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो देखो वही प्रोसेस होता है बेसमरीकरण में, या बेसमराइजेशन बोलते हैं। इसमें सिलिका का परत लगा दिए हैं और नीचे से ये जो पाइप दिख रहा है इसको ट्यूयर बोलते हैं। ट्यूयर क्या है, ट्यूयर एक पाइप है जिससे वो गैस को कंटिन्यूअस एयर को पास करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये याद कर लो, Cu2S बचा और Cu2O निकला। ये दो रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं तक तो पहुँचे थी, कहीं कुछ नहीं किए जी। यहाँ से तो वही चला आ रहा है, Cu2S दिख रहा है और यहाँ से Cu2O दिख रहा है। ये दोनों को जोड़े, जब जोड़े तो ये देखो S, मैं बोला ना सल्फर हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बदल जाता है, SO2 में। अब ये देखो ना यहाँ से Cu2CO खत्म हो गया तो बच गया केवल क्या जी, Cu, और कॉपर बाहर निकल गया और साथ में क्या निकल गया, SO2। क्योंकि SO2 गैस के रूप में है, अभी भी सल्फर मौजूद है, तो इस सल्फर के मौजूद होने के कारण जब ये ज़्यादा हीट करते हैं हम इसको, तो इस कॉपर के जो कॉपर निकला उसके ऊपर बुलबुला जैसा आ जाता है। देखे होगे जब कोई चीज़ को गर्म करो और उसके ऊपर कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं तो क्या आता है, बुलबुला टाइप का उसमें कॉपर दिखने लगता है। ये जो बुलबुला टाइप का जो दिख रहा है, बबल्स जो दिख रहे हैं, इसी टाइप के कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं इसको हम, ब्लिस्टर कॉपर। क्या है ब्लिस्टर कॉपर, तो ब्लिस्टर कॉपर जो फफोलेदार, जो इसमें क्या करेंगे, गैस निकलने लगेगा, इसको क्या करते हैं, कॉपर, ये बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। अब यहाँ तक 99% कॉपर प्योर मिल गया, लेकिन अभी 100% प्योर नहीं मिला, मतलब कुछ अभी इम्प्योरिटीज मौजूद है। अब इस कॉपर में से इसको प्योर करने के लिए लास्ट प्रोसेस करते हैं रिफाइनिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं शोधन या फिर कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ पर हम विद्युत अपघट्य मेथड से यूज करेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं शोधन, यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस जो होगा वो किस प्रोसेस से होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं और उसमें जो ये कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर है, उसके रड को डाल देते हैं। और ये जो इम्प्योर रॉड है ये किसके तरह काम करता है, एनोड के तरह, ठीक है, एनोड के तरह। अब उसी तरह पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो एक और प्लेट लटका देते हैं वो काम करता है एज ए कैथोड के तरह, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि सप्लाई दे देते हैं। अब बैटरी जैसे काम करता है उसी तरह करेगा। और इसके बीच में अब देखो ये दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगा, ये तो यहीं तक हो रहा है ना, ये साइकिल कंप्लीट कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने के लिए कैथोड एनोड के बीच में एक हम मीडियम बनाते हैं, मीडियम डालते हैं, और इस मीडियम को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। और इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाता है, और जो प्योर कॉपर है वो इससे निकल कर जाकर कैथोड में वो जाके चिपकने लगता है, और यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं क्या, प्योर कॉपर, और यहाँ पर रह जाता है क्या, अशुद्धियाँ, ठीक है। तो आप पूछोगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है कॉपर सल्फेट। क्या यूज होता है, कॉपर सल्फेट। तो जितने कॉपर वाले हैं वो सब जाके किस में चिपक जाएंगे, कैथोड में, और बच गया जो कॉपर, अशुद्धियां जो बचेंगी वो जाके किस में कनेक्ट हो जाएंगी, एनोड में। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिफाइनिंग। तो प्रोसेस चालू कहाँ से हुआ था, तो हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन चालू हुआ था किससे, अयस्क। अयस्क क्या है, CuFeH2। उसके बाद पहला प्रोसेस किए सांद्रण, फिर क्या किए भर्जन। भर्जन में याद रखिएगा ऑक्सीडाइज होता है, और प्रगलन में उससे ऑक्सीडाइज को हम लोग वापस से क्या करते हैं, उसको रिड्यूस्ड करते हैं, यानी उससे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तीन सारे प्रोसेस से क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और लास्ट में फिर इसको जोड़ना है हमको, Cu2S को और Cu2 को। ये रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आयरन का देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट ओर से आयरन का सांद्रण करना या फिर निष्कर्षण करना। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सांद्रण। जनरली 20 to 60% ओर में
आयरन मौजूद होता है। इस कारण से जनरली सांद्रण रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर जो रेत मिट्टी वगैरह मौजूद हैं उससे हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से क्या कर सकते हैं, यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। जनरली और कोई मेथड की भी ज़रूरत नहीं होती है। ग्रेविटी सेपरेशन में पानी का फ्लो डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का था, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था मैं, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें अगर हम कार्बोनेट या और हो या ऑक्साइड और हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कैल्सिनेशन टेक्निक। अगर सल्फर और रहता तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पर यूज़ करते फ्रोथ फ्लोटेशन, और यहाँ पर हम यूज़ करते क्या, भर्जन यानी फिर रोस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए कार्बोनेट जो है, फेरिक कार्बोनेट है, उसमें FeO से क्या निकल रहा है, CO2। तो ये सीडेराइट से भी निकाल सकते हैं हम, और हम इसको किससे निकाल सकते हैं, हेमाटाइट ओर से भी। अब ये FeO है, वापस है निस्तापन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, गैर ऑक्सीजन या लिटिल ऑक्सीजन के बीच में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये किस में बदल गया, Fe2O3 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं जी, यहाँ पर कुछ जब और ज़्यादा हीट करते हैं तो गर्म बन के कई चीज़ें भाप बन के क्या हो जाती हैं, एवोपरेट हो जाएंगी। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जो ऊपर प्रोसेस है 250 में क्या करते हैं, यहाँ पर वो एवोपरेशन प्रोसेस होता है। जो जो चीज़ें गैस मौजूद होती हैं जो उड़ के निकलने लायक रहती है, उड़ के वो इस एरिया से क्या होते हैं, बाहर चल जाते हैं। 300 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रोसेस होता है, जो कार्बन मौजूद होता है तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, और सिलिका और कोक। ठीक है, इतना चीज़ यूज़ करते हैं, और सिलिका, कोक और लाइमस्टोन, इतना चीज हम इसके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, पुट करते हैं, किसके साथ, और के साथ, बाकी प्रोसेस को करने के लिए। तो 300 डिग्री सेल्सियस में जो कोक है वो कार्बन के रूप में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के क्या हो गया, निकल गया। Fe2O3 जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, वो कार्बन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेगा, यहाँ पर 2Fe3O4 और CO2। अब ये कहाँ से आया, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। देखो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट कोक के साथ कंबाइंड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आगे बढ़ा, अब यहाँ पर देखो Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये ऑक्साइड तो पहुंच गया, लेकिन स्मेल्टिंग में प्रोसेस में हम करते क्या है, ये ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तब ये FeO है, इससे हम क्या निकालेंगे, ऑक्साइड को बाहर। तो वापस 700 डिग्री पर कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइंड करेंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, Fe, और ये पोरस फॉर्म में रहेगा, फुलफुला। ठीक है, अब ये FeO, तो आप इस प्रोसेस को ना लिख के डायरेक्ट इसको भी लिखेंगे तो बन जाएगा कि FeO प्लस CO किसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, Fe, और साथ में वापस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तो आयरन का फॉर्मेशन हो गया। बच गया जो धातु मल है, अभी भी जो बचा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड या बेसिक फ्लक्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, CaO है, CaO चूना निकला, इसी को बचा हुआ है। अब इसमें जो सिलिका मिल जाएगा, सिलिका मतलब रेत जो ऊपर से डाले थे, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट। और यही कैल्शियम सिलिकेट जो है, ये कैल्शियम सिलिकेट स्लैग के रूप में ऊपर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, धातु। सिंपल प्रोसेस है, रिएक्शन बस याद करना है। और ये अगर अरेंजमेंट के बारे में समझना है तो देखिए, ये एक क्या होता है, ये ईंटों से क्या किया जाता है, इसको जो हीट देखते हो ना, ईंट जैसे आपको ईंट का निर्माण होता है तो भट्टी में डालते हैं ना, उसी टाइप की भट्टी होती है। चारों तरफ ईंटा से क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं। हीट जब ईंटा गर्म होता है और हार्ड होते जाता है। और एक कप एंड कोन अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड कोन। कप एंड कोन इसलिए बोलते हैं कि हम यहाँ प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन, यानी बाहर का गैस इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये प्रोसेस को क्या करते हैं, जब ऊपर से डालेंगे तो एक ही तरफ से वो गिरेगा, वापस वो रास्ता क्या हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा, बस गैसेस के फॉर्म में ये क्या होते हैं, बाहर जो गैस अपडेट होंगे वो निकलेगा। ठीक है, और नीचे से इसको गर्म करने के लिए हम क्या देते हैं, एयर। तो ये अलग अलग चैम्बर में हीट जब होता है, ये गैस जो हीट के रूप में दे रहे हैं, तो अलग अलग चैम्बर में अलग अलग क्या होता है, टेम्परेचर। तो जनरली आयरन पिघलता है 1700 डिग्री पर, 1750 या फिर 1500 डिग्री सेल्सियस पर ये आयरन क्या होता है, गर्म होता है या पिघलता है। तो उस स्टेट पे क्या होगा, उतना टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस होके फिर किसका एक्सट्रैक्शन होता है, आयरन का। तो इसमें दो चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर बनना है कैल्शियम सिलिकेट और यहाँ पर बनना है क्या, आयरन। तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेल आईडी भेज दीजिए, मैं उस पर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लोहे का प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ आयरन। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयरन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है कच्चा लोहा, इसको पिग आयरन बोलते हैं। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं, ढलवा लोहा और कच्चा लोहा, पिग आयरन, और इसको बोलते हैं हम लोग कास्ट आयरन। ये दोनों आयरन जो होते हैं ये डायरेक्ट भट्टी से निकलते हैं, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस से जो निकलता है लोहा वो यही दोनों रहता है। इसमें कार्बन, जैसे इसकी बात करें तो कार्बन की प्रतिशत इसमें लगभग 4% होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत 2 से 3% होता है। अब लेकिन ये एकदम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं होता। सबसे अच्छा प्रॉपर्टी किसका होगा, लोहा का। इसको और जाकर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, यानी कि और इसमें से क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं, और जिस अपचेत करते हैं इस प्रोसेस में, और कार्बन की मात्रा को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, और वो बनता है जाकर पिटवा लोहा। ये बेसेमर प्रोसेस से किया जाता है, बेसेमर प्रोसेस, जहाँ स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, तो पिटवा लोहा में क्या होता है, Fe2O3 ऑक्साइड फॉर्म में था, तो और कार्बन मल्टीप्लाई करते हैं और क्या निकल जाता है, प्योर आयरन। ये आसान रिएक्शन है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं इसी प्रोसेस से। तो यहाँ पर अगर लोहा का यूज़ है तो ये यहाँ पर आके ख़त्म होता है। लेकिन लोहा के बाद अगर हमको स्टील का निर्माण करना है तो क्वेश्चन आता है ढलवा लोहा पिटवा लोहा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, दोनों में कार्बन का प्रतिशत कम है, ये डायरेक्ट भट्टी से निकलता है और इसको फिर बेसमर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। स्टील की बात करें तो स्टील में कार्बन का मात्रा 0.15 to 1.7% होता है। किसमें, स्टील में। स्टील के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे मृदु इस्पात बोलते हैं, सॉफ्ट स्टील। ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास, जो मिट्टी जैसा बोलते हैं, ज़्यादा इसमें कार्बन कितना होता है, 0.3%। कठोर हार्ड स्टील, हार्ड स्टील जो होता है उसमें कार्बन 0.7 to 1.7% होता है। अब आता है मिश्रित इस्पात, या फिर इसको बोलते हैं मिक्स्ड स्टील, या फिर स्टेनलेस स्टील वो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। अब बोला जाता है जंग रहित लोहा किसको बोलते हैं, क्रोमियम को। क्रोमियम को मिलाने से उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या अंतर है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, एक एक्सेस क्रोमियम होता है जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता है, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मैंगनीज और सिलिकॉन मौजूद होते हैं। मध्य स्टील कार्बन 0.3% से 0.7%। तो ये प्रकार के क्या हैं, स्टील के प्रकार हैं। अब ये सब प्रोसेस में क्या क्या मौजूद होता है, तो क्या क्या इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। ये सब को जब हम इस हीट करते हैं तो उस समय ये सारे गैस बनकर क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ यहाँ पर लोहे का प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेटा को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक चैप्टर खत्म होता है, इसका नाम है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी प्रोसेस में आपको 2 ही का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है मेंस में। एक है आपको कॉपर का और दूसरा एक है आपको किसका, आयरन का। तो दोनों हम देख चुके हैं और स्टील के प्रकार को भी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग एलॉय और मिक्सचर को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।